तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्राचीन हिंदी भाषा समूह हम लोग जो पढ़े थे, जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े थे कि प्राचीन हिंदी भाषा, पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि अपभ्रंश और हट के बारे में तो देख लेते, लेकिन प्राचीन हिंदी भाषा, फिर मध्यकालीन हिंदी भाषा समूह, ठीक है, फिर आधुनिक हिंदी भाषा समूह। तो ये जो है इनका जो है हमको मेन जो है यहीं से शुरू होता है कि कैसे जो है टॉपिक को हम लोग कैसे जो है हिंदी भाषा का जो विस्तार होते गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आरंभिक या हिंदी या आदिकालीन भाषा समूह, ठीक है, आदिकालीन या प्रारंभिक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा समूह का विकास। तो सबसे पहले जो है मध्य प्रदेशी भाषा परंपरा के आधार पर जो विशिष्ट जो भाषा का प्रयोग है, उनका जो स्थान है वो हिंदी में आधुनिक समय में लिया गया है। मतलब समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पर क्या बोला है कि सबसे पहले जिस भाषा का प्रयोग किया जाता था और उन भाषाओं का जब प्रयोग एक छोटे से इलाके से शुरू हुआ था। छोटे से इलाके का मतलब जैसे कि कुछ समुदाय था या कोई कबीला था, और जब उस कबीले में कुछ भाषा का प्रयोग होते गया, उसकी कुछ खास जो बोली बन गई कि जैसे कि हम लोग एक मराठी भाषा हो जाता है कि उसका कुछ बोली हो जाता है एक निश्चित समुदाय के आधार पर। मतलब कोई क्या होता है यहाँ पर, एक समुदाय होता है, समुदाय में या कोई कबीला होता है, कबीले में कुछ कुछ भाषा का प्रयोग करते हैं। अब वही जो भाषा है क्या बन जाता है, एक बोली बन जाता है। फिर बाद में जब बोली का जो विस्तार है, जैसे वहाँ पर कुछ रहने वाले लोग ज़्यादा जो शिक्षित हो जाते हैं। अब जब ज़्यादा शिक्षित हो जाते हैं तो उन लोग क्या करते हैं, उनका जो है रचना लिखने लगता है, अपना कविता बनाने लगता है, अपना कुछ उपदेश या कुछ जो है इनका उपन्यास नाटक बनाने लगता है। तो जब इन भाषाओं का विकास एक साहित्य के रूप में होता है तो ये भाषा बन जाते हैं। तो ऐसी हिंदी भाषा का प्रयोग जब हम प्राचीन काल से देखते हैं तो हिंदी जो है सब भाषाओं का स्थान ले जाता है, ठीक है। तो ये बाद में जब ये प्राचीन हिंदी भाषा का जो प्रयोग है वो होते गया पाली से प्राकृतिक, फिर अवहट अपभ्रंश से होते हुए ये हिंदी तक आया है। तो मेन यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं कि बीच का जो है भाषा जैसे कि अपभ्रंश और अवहट, तो इन्हीं का जो स्थान वो कौन लिया था, हिंदी भाषा ने लिया था। हिंदी की उत्पत्ति देखते हैं, हिंदी की उत्पत्ति हम लोग देखते हैं तो क्या मिलता है हम देखो, ये जो है अधिकांश जो है विदेशी यात्री हमको यहाँ पर ये देखने को मिलता है। जैसे कि कुछ विदेशी जो भाषा है, विदेशी यात्री आता है और कुछ भाषा का प्रयोग करते जाता है, ठीक है, करते जाता है। जैसे कि यहाँ पर भारत है, ठीक है, भारत आता है, फिर भारत के कुछ जो भाग में जैसे कि यहाँ पर विदेशी आक्रमण होते हैं, तो ये पश्चिम में जो भाग है, पश्चिम से कुछ यात्री आते हैं, विदेशी यात्री, और इस पश्चिम उत्तर पश्चिम भाषा के मतलब उत्तर पश्चिम जो द्वार है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंह द्वार, ठीक है, सिंह द्वार बोलते हैं, से कुछ विदेशी यात्री आए। अब इस विदेशी यात्री इसको क्या बोलते हैं, इस जो जगह को क्या बोलते थे इन लोग ने, सिंधु बोलते थे, ठीक है। लेकिन सिंधु तो हम लोग बोलते हैं, सिंधु इस जगह का नाम है, लेकिन जो भी अरबी फारसी विदेशी यहाँ पर आए थे, ज़्यादातर जो विदेशी यात्री थे वो ईरानी, इराक, इ- यहाँ से आए थे, ठीक है। तो ये लोग क्या बोलते थे, सिंधु को हिंदू बोलते थे। मतलब इन्होंने सा का प्रयोग किस भाषा में से, जो सा का प्रयोग है वो हा के रूप में किया। तो यहाँ पर हो गया सिंधु जो है हिंदू, ठीक है। मतलब इस सिंधु इलाकों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हिंदू, ठीक है। फिर बाद में जब ये हिंदू जो है हिंद के रूप में बना, ठीक है, हिंद बना, तब यहाँ पर हिंद में फारसी भाषा में क्या लगा दिया, ई प्रत्यय लगा दिया गया, ठीक है, ई प्रत्यय लगा गया। फारसी भाषा के जो लोग हैं इस हिंद को क्या कर दिया, ई प्रत्यय लगाकर इसको हिंदी भाषा बना दिया, ठीक है। तो ऐसे ही विदेशी से विदेशी लोगों के द्वारा हिंदी भाषा का विकास हुआ। क्या हुआ, पहले विदेशी जो यात्री थे वो सिंह द्वार की तरफ आए, फिर इस जो जगह को उन्होंने क्या बोला, हिंदू बोला, सिंधु बोला। फिर सिंधु मतलब यहाँ पर उन लोग ईरानी और जो फारस के जो व्यक्ति थे उस सा को हा के रूप में प्रयोग करते थे, तो सिंधु से हिंदू बना। फिर बाद में यही फारसी लोग इसमें ई प्रत्यय लगा कर क्या बना दिया, इसको हिंदी भाषा बना दिया। तो यही हिंदी भाषा का इसका विस्तार होते गया, ठीक है। अब जो है इनके जो प्रमुख रचनाकार थे, इनके जो प्रमुख रचनाकार कौन कौन थे इसको हम लोग देख लेंगे। पहले जो है प्रमुख रचनाकार जो थे बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इनका जो रचनाकार थे क्या किया था, इनका जो है
हिंदी के बारे में बताया था कि जो कैसे जो हिंदी भाषा समूह है, हिंदी एक तरीके से भाषा नहीं है, वो एक तरीके से क्या है, भाषा समूह है। ठीक है, भाषाओं का समूह है, अलग अलग भाषाओं का इनका जो है स्थानांतरण होते गया है, फिर ये एक भाषा समूह का नाम देकर इसको हिंदी भाषा बनाया गया है। ठीक है, तो भाषा, हिंदी भाषा क्या है, ये एक भाषा विशेष का वाचक नहीं है। क्या नहीं है, ये भाषा एक प्रमुख जो भाषा का भाग नहीं है, ये अलग अलग भाषाओं का क्या है, इनका जोड़ है। ठीक है, अलग अलग भाषाओं का ये क्या है, समूह है, जिसको हम लोग हिंदी भाषा समूह कहते हैं। जब आज के हम कुछ भाग देखते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो हिंदी जो भाषा बोलते हैं उत्तर भारत में बोले जाते हैं। ठीक है, उत्तर भारत के जितने भी इलाके हैं उस क्षेत्र में, जैसे कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, फिर यहाँ पर देहरादून हो गया, उत्तराखंड हो गया, कुछ हरियाणा के भागों में, तो ऐसे जो है हिंदी भाषा का सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है, वो कुल मिलाकर हमको आज के समय में जितने भी हिंदी भाषा समूह हैं, हिंदी क्षेत्र है, आज के जो जितने भी हिंदी क्षेत्र उसमें क्या है, 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोली है। ठीक है, 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। तो और इस बोली में क्या है, प्रमुख रूप से ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, और अवधी, और फिर खड़ी बोली। ठीक है, अवधी खड़ी बोली। तो इसका उद्देश्य क्या बन गया, हिंदी भाषा समूह में क्या हुआ कि हिंदी भाषा एक तरीके से भाषा समूह का नाम है, ये एक निश्चित भाषा का नाम नहीं है हिंदी जो है। अब बाद में जब हिंदी क्षेत्र का विस्तार होते गया तो इसमें जो है पहले जो बोली से लेकर उपभाषा, फिर उपभाषा से भाषा बना। तो आज के समय में जो भी हिंदी क्षेत्र है उसमें लगभग मिलाकर 5 उपभाषाओं का प्रयोग होता है और 17 बोलियों का प्रयोग होता है, जिसमें सबसे मेन है ब्रज भाषा। जो सबसे मेन है वो क्या है, ब्रज भाषा, फिर अवधी, फिर कड़ी बोली। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, ब्रज भाषा, अवधी और खड़ी बोली के बारे में इसका कुछ डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन है, इनका कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि कैसे कैसे इसका विस्तार होते गया है। ठीक है, और प्रमुख जो रचनाकार है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रज भाषा को लेकर। तो ब्रज जो भाषा है, ब्रज भाषा के बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं तो क्या मिलता है हमको, ब्रज जो भाषा है वो क्या है, अपभ्रंश, अपभ्रंश और अवहट से लेकर इनका जो है विकास होता है। विकास कहाँ से होता है, अपभ्रंश और अवहट भाषा से हमको जो मेन जो रूट है, हमको जो जड़ मिलता है ब्रज भाषा को, वो अपभ्रंश और अवहट के विकास के साथ साथ होता है। मतलब इनका विकास कहाँ से हुआ, अपभ्रंश और अवहट से। ठीक है, ब्रज भाषा में एक प्रमुख प्राचीन ग्रंथ है, और उस प्राचीन ग्रंथ को जो उपलब्ध जो हमको ग्रंथ है, जिसका नाम है प्रद्युम्न चरित्र, प्रद्युम्न चरित्र। ठीक है, प्रद्युम्न चरित्र। और इनके सबसे सर्वप्रथम जो रचनाकार है, इनका जो नाम है सुधीर अग्रवाल। ठीक है, सुधीर अग्रवाल जो थे वो प्रद्युम्न चरित्र सबसे प्राचीन ग्रंथ है। जो प्राचीनतम ग्रंथ हमको जो मिलता है ब्रज भाषा का, वो सुधीर अग्रवाल के द्वारा प्रद्युम्न चरित्र से मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर देख ले कि ब्रज भाषा जो है अपभ्रंश और अवहट भाषा के से रूट से इनका जो है विकास होता है। इनका जो प्राचीन ग्रंथ है वो प्रद्युम्न चरित्र है, सुधीर अग्रवाल के द्वारा इनका जो है रचना किया गया है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं अवधी भाषा। ठीक है, अवधी भाषा का विकास कहाँ से हुआ, अवधी भाषा की जो प्रमुख जो पहली जो कृति हमको मिलती थी, पहली सर्वप्रथम जो रचना मिलती थी, वो कहाँ से मिलती है, मुल्ला दाऊद से। मुल्ला दाऊद ने सर्वप्रथम अवधी भाषा का प्रयोग किया, और इस अवधी भाषा में उन्होंने एक रचना किया जिसका नाम है चंदायन। ठीक है, चंदायन के साथ साथ इसको क्या बोल सकते हैं, इसको लोक लोर कहा। ठीक है, लोर कहा बोल सकते हैं इसको। ठीक, क्या बोल सकते हैं, लोर कहा। और इस भाषा का, इस जो रचना का उन्होंने सर्वप्रथम विकास किया था 13 सदी में, 1370 में। ठीक है, बाद में ये अवधी भाषा का इस अवधी भाषा का विकास होते गया, और इस अवधी भाषा के विकास के साथ साथ हमको और भी भाषाएं मिलती गई। ठीक है, तो ये अवधी भाषा के बारे में था। फिर हम लोग देखते हैं खड़ी बोली। खड़ी बोली, खड़ी बोली में हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, खड़ी बोली जो है एक तरीके से प्राचीन
हिंदी भाषा का, प्राचीन हिंदी भाषा का सबसे जो मेन, जो हमको हिंदी भाषा का जो बीज मिलता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर जो भाषा बोली का प्रयोग हो रहा है, वो खड़ी बोली का प्रयोग है। ठीक है, खड़ी बोली एक तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, हिंदी भाषा का जो विकास का मेन जो है उत्थान जो बोल सकते हैं, मेन जो इनका उत्थान है वो खड़ी बोली से लिया गया है हिंदी भाषा का। ठीक है, इनके जो प्रमुख जो है रचनाकार थे उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला था सरहप्पा। ठीक है, सरहप्पा था जिसको आदि सिद्धों के द्वारा लिखा गया है, आदि जो सिद्ध पुरुष थे उनके द्वारा लिखा गया है। फिर गोरखनाथ था एक, गोरखनाथ जो है आदिनाथ इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आमिर खुसरो, आमिर खुसरो क्या है, एक सूफी है, सूफी संत है, उनके द्वारा उसको लिखा गया है। फिर जयदेव नामदेव। ठीक है, जयदेव नामदेव, फिर यहाँ पर रामानंद, ये कुछ संतों के द्वारा लिखा गया है। तो आज के समय में हमको जो जितने भी भाषा का प्रयोग मिलता है उसमें कहीं ना कहीं खड़ी बोली का हमको विकास देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्राचीन भारतीय समूह के अंतर्गत हम लोग भाषा देखे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखें यहाँ पर, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो है इनका जो है विकास हुआ था। ठीक है, ये जो है हिंदी भाषा समूह के बारे में हम लोग पढ़ा था कि कैसे हिंदी भाषा समूह के अंतर्गत, और ये जो रचनाकार ये प्राचीन भाषा के अंतर्गत है। ठीक है, प्राचीन काल के अंतर्गत है। प्राचीन काल में हम लोग यहाँ पर क्या देखे, इनका हमको विकास देखे। ठीक है, फिर इनका जो है विकास के साथ साथ किन किन क्षेत्र में किन किन उपभाषा उपभाषा और बोली का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, फिर बाद में हम लोग देखे कि इस बोली के अंतर्गत हम लोगों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया, फिर अवधि, फिर खड़ी बोली। तो ये जो है मेन इनका प्राचीन काल में जो लिया गया जो भाषा है वो इनका प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर मध्यकालीन भाषा के अंतर्गत। ठीक है, मध्यकालीन भाषा के अंतर्गत देखते हैं। ठीक, मध्यकालीन भाषा के अंतर्गत हम लोग देखते हैं क्या, मध्यकालीन हिंदी। ठीक, मध्यकालीन हिंदी में, मध्यकालीन हिंदी में मुख्यतः हम लोग तीन चीज़ें निखर कर आया है, तीन चीज़ें निखर कर आया, और ये तीन चीज़ों का नाम है ब्रज भाषा। ठीक, फिर खड़ी बोली, फिर अवधि। बेसिक बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक, और इसका जो इन्फॉर्मेशन इसको हम लोग देखते हैं। क्या होता है कि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए हमको बेसिक चीज़ों को जानना जरूरी होता है। ठीक है, अब जब हम लोग बेसिक चीज़ों को जानेंगे तभी हमको पता चलेगा कि इनका जो विकास कैसे होता गया। अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा का इनका विकास पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, अगर हम लोग इसका विकास देख लेंगे तो ये हर एग्जाम में काम आने वाला है। मैं आप लोग को यहाँ पर क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ कि इनका जो मेन मेन टॉपिक क्या क्या है और कैसे इसको हम लोग प्रयोग करते जाते हैं। ठीक है, और कैसे इनका विकास होते गए हैं, इनके प्रमुख रचनाकार कौन थे, उनके द्वारा कौन कौन सी रचना की गई, इसको हम लोग देखेंगे। तो ये कम से कम 3 4 5 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर जब हम इसको देखेंगे कि कैसे जो है इन्हीं हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए हम लोग अ, संज्ञा सर्वनाम विशेषण अलग अलग इनका जो है अवयव है, इसको हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका हम लोग क्या करते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं कि इनका विकास कैसे हुआ। मध्यकालीन जो भाषा का विकास हुआ, मध्यकालीन हिंदी का जो विकास हुआ था, मेन हमको देखने को मिला है ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी भाषा। ठीक है, इन चीज़ों को देखने को मिलता है। जब खड़ी भाषा का विकास दक्षिण में हुआ तो दक्षिण देखिए यहाँ पर ब्रज और अवधि का तो कुछ समय तक इनका विकास होते गया। ठीक है, बाद में जब खड़ी बोली का जो इनका जो ब्रॉड एरिया जो बढ़ा, एरिया बढ़ने के साथ साथ वो दक्षिण की तरफ रुख किया। अब दक्षिण की तरफ जाने पर इन खड़ी बोलियों को हमको हिंदी के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर मध्यकालीन भाषा में, मध्यकालीन जो हिंदी में हमको देखने देखने को मिलता है प्रमुख जो रचनाकार, और ये जो प्रमुख रचनाकार है वो किन किन समय में आया और इनका जो विकास हिंदी में कितना योगदान दिया, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट जो है लेक्चर में देखेंगे कि कैसे जो है मध्यकालीन हिंदी में प्रमुख रचनाकारों का जो विकास है देखने को मिला। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद,